नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको पाकिस्तान के जल्लाद से मिलवाएंगे जो आधी रात छोटे छोटे बच्चों पर बम गिराता है और महिलाओं को मारता है। ये वीडियो कुंजी एक फील्ड मार्शल की है जिसके ऑर्डर पर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक की और कई बेगुनाह इसमें मार दिए। फिर ममता की वो चेतावनी जिसमें सियासी चिंगारी ज्यादा है। एसआईआर पर ममता ने एक मार्च निकाला और बीजेपी को कहा अगर बंगाल में टीएमसी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। इस पर बीजेपी का जवाब आ गया है। फिर दिल्ली में डर की ज्वाला देखिएगा जो 4300 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी के फटने से भड़की है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी फटा है जिसकी राख का गुबार दिल्ली तक आ गया है। लेकिन क्या इससे मास्क बेअसर होने वाला है और AQI 2000 हो जाएगा? सच सत्ता में देखिएगा। आज अयोध्या से एक सनातन समाचार है जहां पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। उनके साथ आरएसएस प्रमुख भी थे। पीएम इस दौरान भावुक हो गए और धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने जो कहा वो कई लोगों को चुभा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हेट स्पीच की हर घटना पर कानून बनाने या निगरानी के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए कानूनी उपाय पुलिस थाने और हाई कोर्ट पहले से मौजूद हैं। ये टिप्पणी कोर्ट ने एक खास समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के कथित आह्वान का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर की। कोर्ट ने कहा अदालत देश में ऐसे सभी मामलों पर कैसे नजर रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ी टिप्पणी की। ये कहा कि हिरासत में हिंसा और मौत व्यवस्था पर एक धब्बा है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी से जुड़ी स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजस्थान में 8 महीने में पुलिस हिरासत में 11 मौत हुई हैं जो व्यवस्था पर धब्बा है। अदालत ने केंद्र से भी पूछा सरकार अदालत को हल्के में क्यों ले रही है। और गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया हार और क्लीन स्वीप की दहलीज पर है। 549 रनों के जवाब में भारत के 2 विकेट गिर चुके हैं। अब उसे हार टालनी है तो आखिरी दिन 8 विकेट बचाने होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो दक्षिण अफ्रीका भारत में 25 वर्ष बाद सीरीज जीतने और क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी सेना की सबसे क्रूर फैसले की जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में पाकिस्तानी आर्मी की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उसकी नियत और रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के इतिहास और चरित्र को देखकर ऐसी उम्मीदें तो नहीं की जा सकती हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम पर कई लेवल की वार्ता हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में बम बरसा दिए, वो भी रिहायशी इलाके में, ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों के घर थे। ये पाकिस्तान के बारूद चरित्र का सबसे सटीक वीडियो प्रमाण है। अफगानिस्तान की ओर से किए गए दावों पर आधारित है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना ने रात के अंधेरे में चोरी चोरी बमबारी की है जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आसान भाषा में समझिए, अफगानिस्तान का कहना यह है कि 10 ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनका बॉर्डर पर संघर्ष, तनाव, बम, गोले से कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के शिकार हो गए। पाकिस्तान की चाल और चरित्र को देखकर आज पूरी दुनिया में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है जल्लाद। आपने फिल्मों में देखा होगा, ये सुना होगा कैसे जल्लाद बिना कुछ सोचे समझे बेकसूर लोगों की जान लेता है। आम लोगों की जान लेना उसका पेशा होता है। ठीक उसी तरह ऐसा लग रहा है कि आम लोगों की जान लेना पाकिस्तान का पेशा हो गया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान की ताकत इस कदर उससे घबरा गई है कि वो बम गिराने से पहले ये नहीं देखती है कि बम कहां गिर रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। युद्ध का एक ही नियम होता है, एक देश दूसरे देश की सेना को टारगेट करते हैं, आर्मी कैंप पर अटैक करते हैं, सेना के मुख्यालय को हिट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस नियम को नहीं मानता क्योंकि वहां सिर्फ मुनीर का कानून चलता है जिसके शब्दकोश में इंसानियत, मानवता जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। इसीलिए तो मुनीर बम जब बरसाते हैं तो बच्चे मारे जाते हैं, युवा क्रिकेटर्स मारे जाते हैं, लोगों के घरों की बाउंड्री में बम बरसाए जाते हैं। आपको अफगानिस्तान पर गिरे मुनीर बम की इनसाइड स्टोरी आइए बताते हैं। कैसे पाकिस्तान ने आम लोगों को मारकर तालिबान से बदला लिया है, कैसे पाकिस्तान ने अपनी क्रूरता का परिचय दिया है। अफगानिस्तान का दावा है कि कल आधी रात पाकिस्तान की सेना ने 3 जगह पर एयर स्ट्राइक की। खोस्त,
कुनार और पतिक्का प्रांत में बम बरसाए। खोस्त इलाके में घरों पर बमबारी की। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार ठीक 12 बजे रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी फाइटर जेट से बम बरसाए गए। एक घर पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि कुछ इसी तरह मुनीर की सेना ने तालिबान में बच्चों पर, महिलाओं पर बम बरसाए थे। बच्चे अपने घर में सो रहे थे, इसी दौरान बमबारी हुई। महिलाएं घरों में सो रही थीं, इसी दौरान एयर स्ट्राइक की गई। कहा जा रहा है कि इस हमले में 9 बच्चों की मौत हुई, जिसमें 5 लड़के 4 लड़कियां थीं। एक महिला की मौत हो गई। वहीं अफगानिस्तान के कुनार और पतिक्का प्रांत में पाकिस्तान के हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला करके इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ा है। वहीं पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से ये साफ साफ कुछ भी कहा नहीं गया है। वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष पर सिर्फ युद्ध विराम वाली चर्चा हो रही है, पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। ऐसा लगता है कि फिलहाल पूर्ण विराम लगेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान अब बदला लेने वाले मोड में है। बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, दोनों तरफ की सेनाएं अलर्ट हैं। तालिबान पहले भी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को सबक सिखा चुका है। इस बार भी तालिबान के तेवर पाकिस्तान को डरा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उचित जवाब देने की चेतावनी दी है। ये कहा है कि सही समय आने पर उचित जवाब देंगे। पाकिस्तान को बच्चों की मौत की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान की यह एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है। ये अटैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन भी है। ये संदेश भी दिया गया है कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता है। सवाल यही है, पाकिस्तान को क्या जवाब मिलने वाला है? अगले कुछ घंटे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के लिए कैसे रहने वाले हैं? कई एक्सपर्ट का यह कहना है कि सीज फायर पर बात न बनने पर पाकिस्तान बौखला गया है। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ये हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस हमले की खूब चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है। पाकिस्तान की बमबारी वाले आदेश की आलोचना की जा रही है। आप खुद सुनिए। जब उनकी सीज फायर के बाद बातचीत सफल नहीं हो पा रही थी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एयर अटैक कर रहा है। उसने एयर अटैक वहाँ किए जहाँ पे उनकी औरतों की जान गई, बच्चों की जान गई। वो इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट एयर पावर का इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है ड्रोन्स का इस्तेमाल करे, हो सकता है मिसाइल्स का इस्तेमाल करे। सो डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान आर्मी इनडिस्क्रिमिनेट एयर का इस्तेमाल कर रही है, अफगानिस्तान अनकन्वेंशनल अटैक कर रही है, टारगेटेड। तो इसमें मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का नुकसान शायद जो होगा सो होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हद तक एक तरीके से वो हो सकता है जिसको वो सहन नहीं कर पाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान खुद भी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के पेशावर में हमला हुआ था। सैन्य कैंट क्षेत्र के पास हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी। आत्मघाती हमले में 3 कमांडो मारे गए थे। सवाल यही है कि उस शांति वार्ता का क्या मतलब है जिसके दौरान भी बम वर्षा हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब शांति वार्ता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ बम संवाद हो रहा है। टेबल पर सहमति नहीं बन रही है। तालिबान अपनी शर्तों से झुक नहीं रहा है। पाकिस्तान भी मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। आइए अब राजनीतिक कुंजी की बात करते हैं, जिसमें आज 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर अयोध्या से, जहां धर्म ध्वज लहराया गया। ये पूरी तरह से धार्मिक आयोजन था। यहां पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गुलामी की मानसिकता से निकलने की जरूरत है। अयोध्या के इस आयोजन में राजनीति की कुछ छींटें भी हैं, कुछ टीका टिप्पणी भी हुई। दूसरी खबर पूरी तरह से राजनीतिक है। इसमें राजनीतिक आग की मात्रा काफी ज्यादा है। ये अयोध्या से करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके बनगांव में घटित हुई, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। इन दोनों घटनाओं का राजनीतिक रूप से व्यापक असर होना तय है, वो भी तब जब 2026 में पश्चिम बंगाल और 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
इसलिए हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। पहले पश्चिम बंगाल में हो रहे राजनीतिक धमाकों की बात करते हैं, जहां एसआईआर के नाम पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक गोले दाग रहा है और मिटने मिटाने की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है और ये बात टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आज नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में एक बड़ी रैली की, जिसमें निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग था। यहां ममता बनर्जी 5 बड़ी बातें कह रही थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। बिहार में बीजेपी एसआईआर के कारण ही चुनाव जीती। मैं बीरभूम में पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहते। बीजेपी राजनीतिक रूप से मुझे नहीं हरा सकती। एसआईआर के जरिए बीजेपी बंगाल को हड़पना चाहती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इसे रैली में यह भी चुनौती दी कि अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं पूरे भारत में आपको हिला दूंगी। डरो मत, मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को बार बार कहती हूं, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। चाहे जितनी एजेंसियां लगा दो, चाहे पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगा दो, मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भाषण की आलोचना की है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। যদি কোনো চাপ থাকে, অসহযোগিতা থাকে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য আছে। সিও মনোজ আগরওয়াল বা ইসিআই জন্য বা সিইসি গণেশ কুমারজির জন্য নেই। বিহারেও বলেছিলেন খুশবৈঠিয়া, ওখানে যা ইলেকশন করেছেন ওরা লড়তে পারেনি বেচারা, আপনাদের গেম ধরতে পারেনি। আর আমরা তো আপনাদের গেম দেখে অভ্যস্ত, তাই আমরা ধরে নিই A to Z। তাই আমাদের সাথে পারা মুশকিল, তাই বাংলা আপনাদের টার্গেট। ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট टू ए इलेक्शन कमीशन। पश्चिम बंगाल में एक फैसिस्ट सरकार है, वो डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती है। আমার সাথে খেলতে যাস না, আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুঁতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। अभी उनको चाहिए ना वहाँ पर बांग्लादेशी जो आके रहे वेस्ट बंगाल में, जो वो लोग टीएमसी को वोट कर रहे हैं, उनको डर है कि इनका नाम अगर कट हो जाए तो कल सत्ता आने में मुश्किल आ सकती है। ममता बनर्जी की आज की ये रैली काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहली वजह यह है कि जिस बनगांव इलाके में ममता बनर्जी की रैली हुई, वहां मतवा समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। उन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि एसआईआर के खिलाफ ममता की ये पहली रैली थी। वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती थी कि डरना नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के बयानों से जो राजनीतिक धमाके हुए हैं, ये शुरुआत है। शुरुआत इसलिए क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार से गंगा नदी बंगाल जाती है। उनका संकेत साफ था कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के टारगेट पर है। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ऐसे में दोनों दलों का टकराना जारी रहेगा, जिससे राजनीतिक आग भी निकलना तय है। अब सीधे अयोध्या में लहराए गए धर्म ध्वज की बात करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी और इसी के साथ अयोध्या का राम मंदिर आज पूर्ण हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी थोड़े भावुक हुए। काफी देर तक वो धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिखे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। ये मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया।
पीएम मोदी ने संकेतों में उन पर हमला किया जिन्होंने भगवान राम पर सवाल उठाए थे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारी व्यवस्था के हर कोने में। गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है, और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ध्वजारोहण के इस मौके पर अयोध्या को काफी सुंदर सजाया गया था। शहर को सजाने में 1000 क्विंटल फूल लगाए गए। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। मंदिर में 5 लेयर की सुरक्षा रही। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे। रामलला ने आज सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। लेकिन आज के आकर्षण मुख्य केंद्र ध्वज ही था। सनातन धर्म के प्रतीकों वाले इस ध्वज का रंग भगवा है। ध्वज पर 3 मुख्य चिन्ह अंकित हैं, सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष, जिसे भगवान राम के शासनकाल में शाही पेड़ के रूप में पहचाना जाता था। ध्वजा 11 फीट चौड़ा, 22 फीट लंबा है और इसका वजन लगभग 4 किलोग्राम है। 3 लेयर वाला ये ध्वज रेशमी कपड़े से बनाया गया है। इस ध्वज दंड की ऊंचाई 42 फीट है। ध्वज की खास बात यह भी है कि इस पर डबल कोडेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है, जिससे नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर इस पर कम होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा का इस ध्वज पर कोई असर नहीं होगा। ध्वज फहराने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ है वो स्टेनलेस स्टील, कोर और नायलॉन से बनी है। इससे ये काफ़ी मजबूत हो गई है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए, जिससे तेज हवा में इसे नुकसान भी ना हो। इस खास मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। दरअसल भगवा रंग सनातन परंपरा में त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। ये ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है। रघुवंश के शासनकाल में इस रंग का विशेष महत्व था, लेकिन मौजूदा वक्त में धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा राजनीतिक महत्व की चर्चा हो रही है और काफी राजनीतिक द्वेष भी देखने के लिए मिल रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के ध्वज लहराने पर आपत्ति जताई है, जबकि फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें दलित होने के कारण इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया है। तो लोग भी इस क्षण को लेकर के सवाल कर रहे हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो कि हमेशा जो है वो श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में बाधाएं पैदा करते रहे। प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनको पब्लिसिटी हो, उनका उसका राजनीतिक लाभ मिले। ये जिम्मेदारी उस धर्म गुरु का काम है।
वो करें तो बेहतर रहता है। लेकिन अब इसमें भी राजनेता ही घुस जाते हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है। लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। ये चीज़ें गलत है। अगर जहाँ तक धर्म की बात है वो हम अपने धर्म के प्रति मजबूती से हम अपने धर्म के साथ हैं, वो अपने धर्म के साथ हैं। लेकिन जहाँ देश की बात है तो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कर करके सभी के धर्म विशेष का ख्याल रखना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि जब जिनको धर्म की रत्ती भर भी समझ नहीं है, उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझते हैं, वो इस समय हिंदू धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई राज्यों की हवा इस वक्त करोड़ों लोगों को डरा रही है। ये डर पराली या धुएं से हवा में होने वाले प्रदूषण का नहीं है, बल्कि एक ज्वालामुखी का है, जिसकी राख कई शहरों के आसमान में है। सोशल मीडिया पर दावा है कि इस राख की वजह से ऐसा प्रदूषण होगा कि मास्क तक फेल हो जाएंगे और दिल्ली एनसीआर का AQI अब 2000 तक जाने वाला है। सच क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले मूल खबर को समझिए। दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा है, जिसका नाम है हेली गुब्बी। दावा है कि 12000 साल के बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये धमाका इतना भयानक था कि इससे उठी राख 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली गई। अब ये दुनिया के कई देशों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। ज्वालामुखी की राख में खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड है, इसीलिए खतरा बड़ा बताया जा रहा है। चिंता विमानों को लेकर है, इसीलिए दिल्ली में 10 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और कई उड़ानों में देरी भी हुई है। लेकिन हमारे कई न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा, ज्वालामुखी इथियोपिया में फटा तो उसकी राख आखिर दिल्ली तक कैसे पहुंच गई? कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर में किसी ज्वालामुखी और उसके विस्फोट की इतनी चर्चा हुई हो। ये कैसे मुमकिन हुआ, उसे भी देखिए। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12000 साल बाद अचानक रविवार को फट गया। तो देखिए, यहाँ इथियोपिया में ये ज्वालामुखी फटा, लेकिन वो रास्ता जिसके जरिए हवा दिल्ली एनसीआर तक पहुंची है, जिसकी बात हो रही है, आइए वो आपको बताते हैं। वायुमंडलीय में मौजूद जेट स्ट्रीम हवाएं, जिनकी रफ्तार, ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उससे ये राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। फिर सोमवार रात 11 बजे ये इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंच गई। क्योंकि दिल्ली एनसीआर पहले से ही प्रदूषण की वजह से गैस चेंबर बना हुआ है, तो सवाल उठा कि अब राख की वजह से क्या हाल होगा, क्या और ज्यादा बदतर हालात बन जाएंगे। सवाल ये उठा कि क्या मास्क पहनने से भी काम नहीं चलेगा? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 2000 के कांटे को भी क्रॉस कर जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमने कई मौसम वैज्ञानिकों से बात की और जो जवाब मिला वो आपको भी नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह है राख की ऊंचाई। क्योंकि ज्वालामुखी फटने से राख का जो गुबार उठा वो बहुत ऊंचाई पर है, इससे ज़मीन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि गुबार सिर्फ हवा में रहेगा और कुछ घंटे बाद चीन की ओर बढ़ जाएगा। वैसे भारत में आज कुछ फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं, लेकिन ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि विमान की बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने पर खतरे की आशंका है। हालांकि DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ज्वालामुखी के डर वाली इस ज्वाला पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। हजार वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ था, तो इसे हम डॉर्मेंट वोल्केनो यानी सुषुप्त अवस्था में होने वाला ज्वालामुखी कहते हैं। वो खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका के कण मौजूद होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास यानी शीशे के कण मौजूद होते हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत डिजास्टर्स होता है। ये जो वोल्केनिक आस है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहाँ देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है। कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है, इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी डेंजरस particles which is also causing a lot
to the aviation industry, to the all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of program in terms of our breathing, our day-to-day life also. Still scientifically, it is a very dangerous symbol. बहुत ही एक बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज़्यादा इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन का। तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आने वाला है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद में हुए एक अजब गजब हंगामे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब ऑस्ट्रेलियाई संसद में एक ईसाई सांसद हाफ पैंट और बुर्का पहनकर पहुंच गई। इस सांसद का नाम है पॉलिन हैंसन, जो पिछले कई वर्षों से पूरे देश में बुर्के पर बैन लगाने की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर वो संसद में अचानक बुर्का और हाफ पैंट पहनकर पहुंच गई, जिसके बाद हंगामा होने लगा। कई सांसदों ने इसे इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश बताया। ऑस्ट्रेलियाई संसद की कार्यवाही चल रही थी, तभी बुर्का पहने एक सांसद संसद के अंदर पहुंचकर सीट पर बैठ गई। अधिकारियों ने जैसे ही उन्हें पहचानने की कोशिश की, वो उठी और दूसरी सीट पर बैठ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर जब सांसद की पहचान हुई तो सेनेट में बैठे कई सांसद गुस्से में आ गए। पॉलिन हैंसन से बुर्का हटाने के लिए कहा जाने लगा। उन्होंने जब मना किया तो संसद की कार्यवाही रोक दी गई, जिसके बाद सांसद हैंसन को सदन की कार्यवाही से 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हैंसन ने बताया कि वो संसद में बुर्के पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, तो विरोध जताने के लिए उन्होंने बुर्का पहन लिया। लेकिन उनके इस तर्क के बाद भी संसद में मुस्लिम सांसदों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो इसे नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली हरकत बताने लगे। लंबे वक्त से बुर्का बैन करने की मांग कर रही हैंसन ने तर्क दिया कि जब किसी बैंक में पहचान के लिए हेलमेट तक हटवाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुर्का क्यों नहीं हटाया जा रहा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सांसद की इस हरकत की आलोचना की। कहा, इससे समाज में फूट पड़ती है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई संसद में हुए इस बुर्के वाले विवाद की ये हंगामेदार रील आप भी देखिए। हाफ पैंट और बुर्का पहनकर संसद में आने वाली सांसद पॉलिन हैंसन पिछले कई वर्षों से राजनीति में हैं। वन नेशन पार्टी की संस्थापक हैं, जिसे दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी माना जाता है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के 4 सांसदों को जीत मिली थी। वैसे सांसद पॉलिन हैंसन इससे पहले भी बुर्का पहनकर संसद आ चुकी हैं। 2017 में भी उन्होंने बुर्का पहनकर संसद में हंगामा किया था, लेकिन तब उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। इस बार हंगामा बढ़ा तो एक्शन भी हो गया।